Hello friends, welcome to Gargi classes. As per your all requests, we are now starting new course in English for particularly RAS. ठीक है, तो RAS के लिए आज अपन नया कोर्स शुरू करने वाले हैं और उसके अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होगी। यहाँ पे अपन जो भी कवर करेंगे वो सिलेबस वाइज कवर होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूँ कि आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये कि यहाँ पर सिलेबस जो भी कवर होगा वो डेफिनेटली RAS या RPSC के अकॉर्डिंग कवर होगा। पर आप अगर देखें तो बहुत सारी और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके साथ भी ये टॉपिक्स मैच करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये जो भी सीरीज़ इंग्लिश के अंदर अवेलेबल आपके पास में है वो सारी की सारी हेल्पफुल है, डेफिनेटली 101% है। चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो, चाहे आपकी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही हो, या फिर अभी जो मैं सिलेबस जिसकी बात कर रहा हूँ हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। बट एक होता है ना कि कभी भी अपन कभी पढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्मेट अपने को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉलो मैं फॉर्मेट करने वाला हूँ वो RAS के प्री और मेंस के अकॉर्डिंग करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करो। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी अपडेट आप प्ले लिस्ट में जाकर के ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिसके बाद में आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, करंट अफेयर्स के लिए भी इंग्लिश के अंदर एक यूनिक तरीका ये है कि पिछले हर दो दिन के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझाते हैं MCQs के थ्रू। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो करंट अफेयर आपने 2 दिन पिछले में पढ़े हैं उनका एक रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन के बेसिस पे फिर अगर आप उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हो तो वो याद भी रहते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आज का जो अपना मेन फोकस है वो है कि हिस्ट्री सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, और उसमें अपन देखेंगे RAS का क्या सिलेबस है, और मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया जो चीज़ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप डेफिनेटली डू कंसिडर दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री की अगर अपन बात करें, राजस्थान RAS की बात करें, तो हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में अपन पढ़ सकते हैं। एक तो राजस्थान लेवल की हो जाएगी, एक इंडिया लेवल की हो जाएगी, और एक वर्ल्ड लेवल की हो जाएगी। अब राजस्थान और इंडिया, ठीक है, राजस्थान और इंडिया, इनकी जो हिस्ट्री है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रीलिम्स के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान हिस्ट्री का क्या सिलेबस है। देखो, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में जो क्या क्रोनोलॉजी क्या रही हुई है। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट का मतलब हो गया कि पीरियोडिकली अगर अपन देखें तो क्या क्रोनोलॉजी रही हुई है, पहले क्या, बाद में क्या, अब क्या। ओके, फिर उसके बाद में हिस्ट्री के अंदर ही उन पर्टिकुलर टाइम्स की अगर देखें तो वहाँ पर कैसी आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ करती थी। ठीक है, कैसे बर्तन होते थे, कैसे डिज़ाइंस चलती थी, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके का उनका गेटअप हुआ करता था, वो चीज़ें। फिर आती है कल्चर के अंदर उनका क्या लाइफस्टाइल का वे था। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। फिर देखते हैं पर्टिकुलर पीरियड की लिटरेचर की कौन कौन सी बुक्स आई, कैसी वहाँ पर लैंग्वेज चलती थी, क्या स्क्रिप्ट थी, और कौन कौन से वहाँ पर एमिनेंट लॉरेंट्स हुए हैं। ठीक है, जो लिटरेचर में एक्सपर्ट आदमी थे वो कौन कौन थे पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वैदिक पीरियड हो, या फिर उसके बाद में ये जो कॉमन एरा अपन चलते आ रहे हैं, या फिर अपने महाजनपद वाला एरा हो, कोई सा भी हो, उसके अंदर पूरी डिटेल देखेंगे। फिर देखते हैं इसके अंदर राजस्थान की ट्रेडिशन एंड हेरिटेज कि क्या तो अपने यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली ट्रेडिशन रही है कि भाई राजा ने इस तरीके का काम किया, फिर दूसरे राजा आए तो उन्होंने ये काम किया। ऐसे ही समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर पहले लोग इस तरीके की लाइफ जीते थे, फिर इस तरीके की। तो ये ट्रेडिशन क्या चलते आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो सारी टर्म्स है ना, ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। ठीक है, बस लिटरेरी टर्म्स के अंदर अगर लिटरेचर में अगर घुसें तो फिर ये चीज़ें एकदम सेपरेट हो जाती हैं। पर अपना फोकस क्या है, जनरल। ओके, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कितने तो फोर्ट्स हैं, अपने को पता है
कितने यूनेस्को की लिस्ट में ऑलरेडी कंसिडर्ड है, कितने टूरिस्ट प्लेसेज हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं कि ये जो मैक्रो लेवल पे जो डिवीज़न है इसको कैसे अपन कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखो, मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, जिसके अंदर साथ में क्या देखेंगे, मेजर डायनेस्टीज़, कितने वंश यहाँ पे चले हैं, चाहे वो वेस्टर्न राजस्थान हो चाहे सदर्न राजस्थान हो, जैसे मेवाड़ मारवाड़ रीजन हो गया, जयपुर वाला रीजन, ढूंढाड़ वाला रीजन हो गया, इसी तरीके से नागौर वाला रीजन हो गया, या फिर आप चले जाओ वहाँ पे कहाँ पे मारधरा या फिर जैसलमेर वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और साथ में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इन मेजर डायनेस्टी सिस्टम के अंदर क्या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, प्रशासन कैसे चलता था वहाँ पे, ठीक है, क्या हायरार्की हुआ करती थी, टॉप पे किंग था, किंग के बाद में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हुआ करते थे, फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लर्क्स हुआ करते थे, वो सारे सिस्टम जो आज चलते हैं अपन देखते हैं यूज नॉर्मली, तो उस तरीके से वो चीज़ अपन डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। और साथ में रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता था, रीज़न बीइंग क्योंकि पहले जो कुछ भी होता था आज भी अपना पूरा सिस्टम चल के बेसिस पर आए, रेवेन्यू, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, तो वो चीज़ें देखेंगे कि उस टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम कैसा हुआ करता था। ओके, फिर देखेंगे सोशियो कल्चरल इश्यूज, जैसे सती प्रथा, सती सिस्टम कितना था, चाइल्ड मैरिज, इन्फेंट फिटिसाइड, ये सारे डिटेल देखेंगे कि पहले कितना प्रेवलेंट थी, ये सारे के सारे सोशल इविल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, तो वो चीज़ अपन डिटेल में देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कि राजस्थान में जब इंडिया के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो क्या क्या इवेंट्स हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड इवेंट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग, लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आई थी इस फ्रीडम मूवमेंट के ड्यूरिंग, और साथ में राजस्थान का जो इंटीग्रेशन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे छोटे छोटे राजस्थान के अंदर, छोटे बड़े, उनका सबका इंटीग्रेशन करके फाइनली 1956 के अंदर राजस्थान कैसे बना, वो डिटेल अपन यहाँ पे देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कैसी है राजस्थान की, कौन से तरीके का पैटर्न यूज़ किया हुआ है टेम्पल्स में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पर्टिकुलर फोर्ट के, जैसे मैं एग्जांपल दूं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो वहाँ पे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपने राजस्थान में और अवेलेबल है। फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स को भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्ट, पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ये चीज़ मैंने बता दी कि किस तरीके की पेंटिंग होती थी, कैसे कलर यूज़ होते थे, क्या उनकी थीम हुआ करती थी, किस चीज़ पे बेस्ड अगर वो होते थे, तो किंग का, जैसे अब मैं सिंपल सी बात हूँ, पेंटिंग फड़ आती है, फड़ को अगर आप गूगल करोगे तो क्या आएगा, पूरा एक बड़ा सा कपड़ा जिसके ऊपर एक स्टोरी नरेट होती है, जिसके ऊपर चाहे अपने वो यहाँ के लोकल डेटीज़ हो, ठीक है, लोक देवता जिनको बोलते हैं वो हो, या फिर कोई किंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी माइथोलॉजिकल कोई स्टोरी हो, या फिर महाभारत रामायण इन पे बेस्ड कोई भी एक स्टोरी पूरी नरेट की हुई रहती है इमेज फॉर्म के अंदर, पूरा एक बड़ा कपड़ा होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। हैंडीक्राफ्ट क्या है, किस तरीके से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर, राजस्थान लिटरेरी वर्क क्या क्या थे, किसने कौन सी बुक लिखी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, और कब किस बुक ने कितना क्या रेवोल्यूशनरी वर्क किया, वो देखेंगे अपन यहाँ पे। लोकल डायलेक्ट्स, कितने टाइप की अपनी बोलियाँ चलती है, जैसे हिंदी, अब हिंदी के कितने डायलेक्ट्स हैं, चाहे ढूंढाड़ी हो, शेखावाटी हो, चाहे मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, इस तरीके से अलग अलग डायलेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी बुक आई हुई है वो अपन देखेंगे, और बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इन पे बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि टॉपिक आप देखोगे प्रीलिम्स और मेंस के तो बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस वो एक साथ चलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो चीज़ें मैं बताता हूँ। ओके, देखो यूजुअली आर्ट लिखा हुआ है, कल्चर लिखा हुआ है, तो इसकी डिटेल अगर आपने को नहीं पता है तो अपन कैसे इंटरव्यू में डील कर पाएंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों को अपने को माइन्यूटली थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है मैक्रो लेवल पे। फिर देखेंगे कि राजस्थान के इंपॉर्टेंट फेयर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदी महीनों के हिसाब से अपन डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। फोक म्यूज़िक के बारे में देखेंगे कि हाँ यहाँ पर किस तरीके का अपना, जैसे अपन देखते हैं
जितना भी म्यूज़िक चला के आते हैं, जैसे अपने ये लेके रावण हत्था लेकर के आते हैं, क्या क्या यहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। फोक डांस जैसे कालबेलिया, गींदड़ और ये सारे जो हैं वो एकदम कच्ची घोड़ी, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ऐसे ही राजस्थान की कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज, इसके बारे में भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। रिलीजियस मूवमेंट की भी बात करेंगे। रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि किस किस टाइम पे कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने के लिए सोसाइटी में डिफरेंट मूवमेंट्स हुए, किस किस ने लीड किया और क्या क्या रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए, क्या वो वाकई में सक्सेसफुल है या वाकई में अभी भी फेल्ड हैं। ठीक है, ऐसे फिर देखेंगे सेंट्स कितने हुए हैं, संतों की बात करेंगे, और लोक देवता ऑफ राजस्थान। ऐसे ही फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान। ये क्या है, करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर करंट अफेयर में कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट हो रही है तो उससे रिलेटेड टॉपिक जो होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बोला ना इन्होंने, इस तरीके से। ऐसे ही लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान की लीडिंग पर्सनैलिटी, ये कोई पर्टिकुलर टाइम तो बोला नहीं है, तो एंशिएंट टाइम पे कोई नाम रहा हो, मेडिवल टाइम पे कोई नाम रहा हो। ठीक है, ऐसे ही फिर बाद में आप नेक्स्ट आओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बाद में कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करें। तो इस तरीके से राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका प्रीलिम्स का अपना सिलेबस ये है। अब अपन देखते हैं मेंस का। मेंस के अंदर भी आपको लगभग यही चीज़ें मिलेंगी। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज़ कि ये जो राजस्थान हिस्ट्री का जो पॉइंट है, ये पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट है, मतलब सबसे पहला ही टॉपिक यही है, यहीं पे शुरू होता है। जब मेंस का आप सिलेबस देखते हो, मेंस का सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। सिलेबस आप ज़रूर एक बार डेफिनेटली देखें और इसकी कॉपी ज़रूर अपने साथ में रखें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सिलेबस बिना देखे ही प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बस बुक्स उठाई, बुक पढ़ना शुरू करते हैं। अरे भाई, प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है सिलेबस आप रखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, और फिर साथ में आप कंटेंट को, बुक्स को, या फिर जो भी आपके पास में नोट्स अवेलेबल है उनको रेफ़र करो। ठीक है, ऐसे ही मतलब हर कुछ ही आँख मीच के आप बंदूक थोड़ा ना चला दोगे, ऐसा नहीं करना, अपने को बैटल तरीके से फाइट करनी है। राइट, चलिए देखते हैं वही कंटेंट, टॉपिक वो के वो हैं। लैंडमार्क इवेंट्स की बात करें राजस्थान हिस्ट्री में, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर बोल दिया, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम क्लोज टू 18th सेंचुरी। क्या टाइम बोल रहा है? प्री हिस्टोरिक टाइम से क्लोज टू 18th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखनी है इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम वही देखना है। तो यहां से अपने को थोड़ा सा रेफरेंस किसका मिल गया कि प्री में अपने को कैसी अप्रोच करनी है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब अपन मेंस में अगर जो जो टॉपिक कवर करेंगे उनसे प्री में आपका आराम से अप्रोच होने वाली है, नो डाउट। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि सेलियंट इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 20th सेंचुरी का मतलब ऑलमोस्ट 2000 तक के इंपॉर्टेंट। 2000 के अंदर भी अपन बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर लें, क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल साइंस में चला जाता है कंटेम्प्रेरी के अंदर। तो अपन बात करेंगे 1800 से लेके 1950 तक की बात करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग क्या रही है, फ्रीडम मूवमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये भी अपन डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही हेरिटेज ऑफ राजस्थान अपन देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आर्ट्स चलती हैं, क्या क्या अपने मतलब एक होती है ना वोकल आर्ट कौन सी होती है, परफॉर्मिंग डांस कौन सी होती है, वो देखेंगे अपन। डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, सारी चीज़ें, क्या क्या पैटर्न रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, वो हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, फेयर, फेस्टिवल, फोक, वही सारे टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थान लिटरेरी, वही चीज़ें आ रही हैं, देख लो आप, एकदम कोई चेंजेस नहीं है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पर अपने को सब्जेक्टिव अप्रोच रखनी होती है और प्री के अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी होगी। वो चीज़ आपको डेफिनेटली विद द टाइम धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा जिससे आपको अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। ओके, और ये सिलेबस अपना पैरेलल चलेगा। आई एम टेलिंग यू इट दिस थिंग रिपीटेडली। आई विल कवर बोथ ऑफ द सिलेबस प्री एंड मेंस इन, मतलब क्या होना है, इन कोहेरेंट मैनर के अंदर, दोनों साथ में चलेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, या अपन बाद में स्टार्ट कर लेंगे, पर पहले मैं ब्रीफिंग कर दूं इसकी, जो राजस्थान का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस को जब डिस्कस करें तो सिलेबस अपने को सारा पता होना चाहिए। तो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में आती है प्री के अंदर, ध्यान देना है। प्री के अंदर एंशिएंट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या क्या एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के टाइम पे मेजर इवेंट्स हुए हैं, वो चीज़ें अपने को देखनी है। फिर देखेंगे आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। सेगमेंट वही है, केवल इंडियन लेवल आ जाएगा। देखो मेजर डायनेस्टीज आ गई,
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम भी इसमें अपन स्टडी कर लेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, क्या क्या सोशल लेवल्स थे, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा थी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी, सर्विस सेक्टर ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और प्रोमिनेंट मूवमेंट्स, क्या क्या यहाँ पर इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से अलग अलग एक तरीके रेवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए थे जिनकी वजह से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए हों एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में। अब ये मूवमेंट जो है, ये भक्ति मूवमेंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है। क्या? भक्ति मूवमेंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है। ऐसे ही मॉडर्न पीरियड की बात कर लो तो मॉडर्न पीरियड में तो मॉडर्न हिस्ट्री अपन पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और ये तो भाई हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है मॉडर्न पीरियड वाली तो, ठीक है। इसके अपन देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मिडिल ऑफ 18th मतलब 1750 से, मतलब जब से अंग्रेज एक्टिवेट हुए थे, अपन कवर करेंगे 1700 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1700 से लगभग शुरू करने की कोशिश करेंगे, या हल्का सा मैं ब्रीफिंग दे दूंगा, तो अपन शुरू तो 1750 से ही कर देंगे, ज़्यादा डिले ना करके। इसका हाल जो शुरुआती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 टू 1750, 150 साल का मैं ब्रीफिंग वैसे ही दे दूंगा, थोड़ा सा एकदम 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अपन मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के अंदर अपन टिल डेट के अंदर अपन पॉलिटिकल साइंस का भी इवेंट यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर लेंगे, जिससे कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। जो चीज़ बीत गई वो पास्ट है, तो मॉडर्न के अंदर थोड़ा सा पीछे ही है, तो वो मॉडर्न पीरियड में कंसिडर करेंगे अपन, ओके। ऐसे ही पर्सनालिटीज़, इश्यूज़, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, क्या क्या इश्यूज़ थे, और कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखेंगे, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? ये लगभग 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में, क्योंकि उसके पहले तो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट थे, लोग जानते ही नहीं थे, लोग चाहते ही नहीं थे कि हम इंडिपेंडेंस गेन करें, कुछ और करें, क्योंकि उस टाइम तक क्या थी, जितने भी इंटेलेक्ट्स थे, जितने भी होशियार लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उनकी ये सोच थी कि भाई अंग्रेज़ हमारा भलाई चाहते हैं। बस ये जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो अभी भी डायनेस्टी सिस्टम के अंदर विश्वास रखते हैं, तभी तो बहादुर शाह जफर को बिठाया 1857 के अंदर, उस वजह से वो दूर हो गए, अपने आप को दूर कर लिया, बोला अंग्रेज़ सही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। पर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि नहीं, वाकई में अंग्रेज़ों का रूल जो है एट्रोसियस है, ये गलत है, इसको अपने को उखाड़ के फेंकना है। तो पोस्ट 1857 टिल 1947 ये जो मूवमेंट आएगा, ये सारा का सारा नेशनल मूवमेंट के अंदर आता है, जो कि अपन ऑलरेडी एक एक डिटेल में यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, सीक्वेंस में आ रहा है, ये प्रेजेंट में तो हिस्ट्री की बात करेगा, यहाँ पे इवेंट्स की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। वेरियस स्टेजेस, कौन कौन से स्टेजेस हुई, पहले कौन से थे, मॉडरेट्स थे, फिर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट हुए, फिर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद में फिर एक्सट्रीमिज्म आया, फिर बाद में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, फिर गांधी की एमरजेंसी हुई, फिर बाद में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, फिर बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, वो क्या पता है क्या क्या हुआ, वो सारी डिटेल अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस का रहा है और कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर थे, उनके बारे में अपन देखेंगे। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे अलग अलग इवेंट, जैसे चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, खेड़ा मूवमेंट देखेंगे, अहमदाबाद कॉटन मिल्स वाला जो इवेंट था वो भी डिस्कस करेंगे, तो पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो हुआ वो देखेंगे, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भाई जी हर एग्जाम, मेंस के अंदर तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो है ही, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस कहते हैं। मेंस के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो भी होती है उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रिलीजियस रिफॉर्म में, और जो भी राजस्थान से रिलेटेड रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे आर्य समाज, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में बहुत टाइम स्पेंड किया था, ओके, तो उनका इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ से पिक किए जाते हैं, तो ये चीज़ अपन ध्यान से पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे तो कंसोलिडेशन हुआ इंडिया का, और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ कंट्री का। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन था 2018 मेंस के अंदर कि जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जिसकी वजह से कि इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, यूनिटी, उसको तो अपन प्रिजर्व करें, और साथ में जो भी लोकल पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को अपन एश्योर कर सकें, ठीक है, वो चीज़ें। फिर मेंस के अंदर सिलेबस देखोगे, ऑलमोस्ट वो का वो उठा हुआ दिखेगा, आप देखोगे हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड इंडस सिविलाइजेशन फॉर ब्रिटिश इरा। देखो यहाँ से पर्टिकुलर मेंस में क्या होता है, अपने को आइडिया दे देता है कि आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ो भाई हमें,
ठीक है। प्री के अंदर एकदम वेग तरीके से उठा के डाल देता है, तो अपन मेंस के हिसाब से अगर पिक करेंगे तो आपको थोड़ा एक आइडेंटिफाइड एकदम वेल डायरेक्टेड मैनर के अंदर अपन स्टडी कर पाएंगे। ओके, यू गॉट द पॉइंट आई गेस। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट और रिलीजियस फिलोसफी इन एंशिएंट मेडिवल पीरियड, वही चीज़ें देखेंगे अपन, क्या क्या टाइम कौन कौन से भक्ति मूवमेंट आए हुए हैं, उसके पहले किस तरीके का क्या रिलीजियस सिस्टम था, किस तरीके से क्या लोग किस जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म इनके बारे में फिलोसॉफिकल इवेंट्स हैं वो भी अपन देखने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी टू 1965। अब देखो वहाँ क्या बोला था, टाइम तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिया नहीं, ये 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1965 तक का आपने को डिटेल पढ़ना हो। उसमें क्या बोलती था, टिल प्रेजेंट। अब टिल प्रेजेंट कहाँ तक कंसिडर करें, तो यहाँ पे अपने को हेल्प मिल जाएगी 1965 तक, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है वो अभी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही कवर होता है। ये हम आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर में सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसके अंदर वही चीज़ आएगी, कंट्रीब्यूशन क्या है वही चीज़ें आ रही। देखो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वही चीज़ें आ गई, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ब्रह्म समाज की बात कर लो, फिर उसके पहले ये बात कर लो आपकी आर्य समाज की बात हो गई। ये सारे इवेंट्स अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन वही चीज़ आ गई कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को मतलब इंटीग्रेट किया गया था इंडिया के अंदर, और साथ में फिर जैसे इंटीग्रेशन हो गया तो फिर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर क्या कंडीशंस थी, क्या वजह थी, वो फिर उसके बाद में डिटेल में अपन स्टडी करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की। ओके, फिर देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आरएएस के लिए, ये कुछ एग्जाम्स के लिए भी और भी इंपॉर्टेंट है। उनका सिलेबस मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सका क्योंकि अपना टारगेट रहेगा आरएएस ओरिएंटेड स्टडी, बट दीज वीडियो विल ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, इसमें अपन देखें 1950 तक की बात करेंगे, पास से लेके, जिसमें रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, ये पूरा यूरोप के ऊपर बेस्ड है। एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप बेस्ड, ठीक है। इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, एशिया एंड अफ्रीका, ये पूरा थोड़ा सा एशिया का रोल आना शुरू हो जाएगा। और इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड जो लड़ाई गए थे उनके बाद में क्या चेंजेस आए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या क्या डिसरप्टिव चेंजेस देखने को मिले। जैसे आज कोविड-19 से फाइट चल रही है, ये भी अपने आप में वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। क्योंकि इसके बाद में भी वर्ल्ड ऑर्डर ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है और बहुत हद तक हो भी चुका है। उसके सिम्टम्स आने लग गए हैं, सब कंजर्वेटिव हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में क्या आया था कि भाई सब लोग ट्रेड करोगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तो उसके बाद में फाइट नहीं करोगे। पर डिपेंडेंसी हो गई तो ओवर डिपेंडेंसी, चाइना जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर एक तरीके से डोमिनेंसी क्रिएट करते हैं, वो ताकत लगा रहे हैं फालतू में श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ के, मालदीव के ऊपर, इनके ऊपर, कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा या फिर तुम्हारे ऊपर तो कर्जा है, तुम मेरे से दब के रहो। तो वो जो डिसरप्शन आए थे, कुछ सोल्यूशन निकाले थे, आज वो ही कहीं ना कहीं थ्रेट बन चुके हैं। तो ये जो कोविड-19 आउटब्रेक है, ये भी अपने आप में वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है, तो ये भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, इसके भी इम्पैक्ट हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरी कोशिश ये रहेगी कि करंट इवेंट को भी अपन हिस्ट्री में कैसे इंटरमिंगल करें, कैसे इनको मर्ज करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसके वीडियोस डेफिनेटली कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। थैंक यू।